बच्चों, स्वागत है। अध्याय 8 सजीव की प्रमुख क्रियाएं ले रहे हैं हम। आज हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों परिसंचरण तंत्र के प्रकार। परिभाषा हम पिछली क्लास में ले चुके थे। परिसंचरण तंत्र बच्चों दो भागों में बांटा जा सकता है। पहले चेक नहीं किया था ना। हेलो, परिसंचरण तंत्र बच्चों दो प्रकार का होता है, बंद तथा खुला। सबसे पहले जानना है हमें उन दोनों तंत्रों में क्या अंतर होता है। परिसंचरण तंत्र के प्रकार, खुला परिसंचरण तंत्र तथा बंद परिसंचरण तंत्र। दोनों में अंतर हम कुछ इस प्रकार करेंगे। एक तरफ ले लेंगे हम खुला परिसंचरण और दूसरी तरफ ले लेंगे हम बंद परिसंचरण। हेलो, लीजिए बच्चों, बात हम कर रहे हैं, एक तरफ हम ले रहे हैं खुला परिसंचरण और दूसरी तरफ हम रख रहे हैं बंद परिसंचरण को। सबसे पहली बात बच्चों, जैसा कि इसके नाम में आ रहा है खुला परिसंचरण, यानी रुधिर के बहने के लिए इसमें खुला स्थान, मध्य रुधिर बहता है। जबकि बंद का मतलब है रुधिर जो है वो बंद नलिकाओं के अंदर बहता है। तो सबसे पहला पॉइंट हम इसी प्रकार लिख लेंगे, रुधिर आंशिक रूप से वाहिनियों में तथा शेष भागों में ऊतकों के मध्य रिक्त स्थान में बहता है, कोई नलिकाएं नहीं है। जबकि बंद परिसंचरण में हम लिखेंगे कि रुधिर वाहिनियों में ही संचरित होता है, वाहिनियों में ही बहता है, बंद नलिकाओं में ही बहता है। जब बच्चों ये ऊतकों के मध्य रिक्त स्थान में बहता है तो शरीर के लगभग सभी अंग रुधिर के सीधे संपर्क में रहते हैं। तो यहां खुले में शरीर के सभी अंग रुधिर के सीधे संपर्क में रहते हैं, जबकि यहां कोई सीधा संपर्क नहीं है। सीधे संपर्क में नहीं। दूसरा पॉइंट हो गया हमारा ये। तीसरी बात करें बच्चों, खुला परिसंचरण जो है वो तंत्र कम प्रभावी रहता है, जबकि बंद परिसंचरण अधिक प्रभावी रहता है।
चौथा अंतर हम लेंगे बच्चों, रुधिर के प्रवाह की बात करें यदि, रुधिर का प्रवाह धीमी गति से होता है, खुले स्थानों में बहना है उसे, तो गति धीमी रहती है, जबकि रुधिर की गति तेज रहती है बंद परिसंचरण में, तेज गति से बहता है। परीक्षा का ये बहुत अच्छा प्रश्न रहता है बच्चों, बंद तथा खुले परिसंचरण तंत्र में अंतर बताइए। और लास्ट हम ले रहे हैं उदाहरण उन जंतुओं के जिनमें ये खुला तथा बंद परिसंचरण हमें देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले हम ले रहे हैं खुला परिसंचरण तंत्र के उदाहरण। इसके उदाहरण में तिलचट्टा, जिसे हम कॉकरोच के नाम से भी जानते हैं, सीपी और घोंगा, ये कुछ जंतु ऐसे हैं जिनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जबकि बंद परिसंचरण के उदाहरण केंचुआ, मेंढक, पक्षी तथा मनुष्य, ये कुछ उदाहरण हमने ले लिए जिनमें बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। पांच अंतर हमारे सामने आ रहे हैं बच्चों। जो बच्चे थोड़ी धीमी गति से लिखते हैं उनके लिए पुनः, खुला परिसंचरण एक तरफ, दूसरी तरफ बंद परिसंचरण। पहला अंतर हमने लिया है, रुधिर आंशिक रूप से वाहिनियों में तथा शेष भागों में ऊतकों के मध्य रिक्त स्थान में बहता है खुले परिसंचरण में। बंद परिसंचरण में रुधिर वाहिनियों में ही संचरित होता है, बहता है। दूसरा अंतर, खुले परिसंचरण में शरीर के सभी अंग रुधिर के सीधे संपर्क में रहते हैं, जबकि बंद परिसंचरण में सीधे संपर्क में नहीं होते। तीसरा अंतर लिया है बच्चों, खुला परिसंचरण कम प्रभावी रहता है, जबकि बंद परिसंचरण अधिक प्रभावी रहता है परिवहन की दृष्टि से, परिसंचरण की दृष्टि से। चौथा अंतर, रुधिर का प्रवाह धीमी गति से होता है खुले परिसंचरण में, जबकि अपेक्षाकृत रूप से तेज गति से होता है बंद परिसंचरण में। और लास्ट में हमने लिए हैं उदाहरण, तिलचट्टा, सीपी, घोंगा खुला परिसंचरण तंत्र रखते हैं, जबकि केंचुआ, मछली, मेंढक, पक्षी और मनुष्य, इन सभी में बंद परिसंचरण पाया जाता है। ये तो है बच्चों जनरल परिसंचरण तंत्र के प्रकार कौन से हैं। हमारे कोर्स में है तिलचट्टे के अंदर परिसंचरण,
केंचुए में परिसंचरण और उसके बाद सबसे विकसित जीव मनुष्य में परिसंचरण। सबसे पहले लेने जा रहे हैं हम तिलचट्टे में परिसंचरण। अभी अभी बच्चों हमने बात की है कि तिलचट्टे में किस प्रकार का परिसंचरण है, ये देखिए खुला। तो सबसे पहली इसकी बात हम करेंगे कि इसमें खुला परिसंचरण पाया जाता है। सबसे पहली बात ये हो गई, खुला परिसंचरण पाया जाता है। अब इसके द्वारा, ये जो तंत्र है, इसके द्वारा पोषक पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ तथा हार्मोनों का परिवहन होता है। लेकिन आप देखिए, पोषक पदार्थ आ गए, अपशिष्ट आ गए, हार्मोन आ गए, गैसें नहीं आई। यहां पर एक पृथक तंत्र श्वसन नलिकाओं का होता है, जिससे गैसीय विनिमय होता है। खुला परिसंचरण पाया जाता है। इस परिसंचरण तंत्र के द्वारा पोषक पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ तथा हार्मोनों का परिवहन होता है, लेकिन गैसों का परिवहन इसके द्वारा नहीं होता। गैसों के परिवहन के लिए इसमें एक श्वसन नलिकाओं का पृथक से तंत्र होता है, जिसके द्वारा गैसीय विनिमय संपन्न होता है। एक रुधिर गुहा इसमें पाई जाती है। रुधिर गुहा, ये गुहा 3 कोटरों में विभक्त, 3 खंडों में विभक्त होती है। वो खंड कौन से हैं? पहला खंड है परिहृदयी, दूसरा है परि आंतरांग तथा तीसरा है परितंत्रिकीय। रुधिर गुहा उपस्थित, जो कि 3 कोटरों में विभाजित, परिहृदयी, परि अंतरांग और परितंत्रिकीय। अब ये जो परिहृदयी कोटर है बच्चों, इसके अंदर 13 वेश्मीय हृदय उपस्थित होता है। परिहृदयी कोटर में 13 वेश्मीय स्पंदनशील हृदय उपस्थित, जिसमें कि रुधिर का प्रवाह, रुधिर पीछे से आगे की ओर बहता है।
साथ ही साथ बच्चों आपने देखा होगा तिलचट्टा जो है उसके अंदर रुधिर का रंग लाल नहीं होता। किसी कारणवश हमारा पैर उस पर पड़ जाए या हम कभी कभार उसे मारने का प्रयास कर देते हैं भगाने की दृष्टि से, तो हम देखते हैं वहां कुछ भी लाल रंग छूटता नहीं है। इसका अर्थ ये है बच्चों की जो इसका रुधिर होता है उसमें श्वसन वर्णक उपस्थित नहीं होता। तो हीमोग्लोबिन उसमें उपस्थित नहीं होने के कारण रुधिर का रंग रंगहीन होता है। रुधिर रंगहीन क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के अभाव के कारण। हीमोग्लोबिन एक श्वसन वर्णक है जिसकी बात हम पिछली क्लास में ले चुके हैं। तो ये है बच्चों पूरी बात तिलचट्टे में परिसंचरण की। एक बार पुनः सुनेंगे। तिलचट्टे में परिसंचरण खुला प्रकार का पाया जाता है। इसके द्वारा पोषक पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ तथा हार्मोनों का परिवहन होता है, लेकिन गैसों के परिवहन के लिए इसमें श्वसन नलिकाओं का एक पृथक तंत्र उपस्थित होता है। एक रुधिर गुहा पाई जाती है जो कि 3 कोटरों में विभाजित है। उनके नाम हो जाते हैं परिहृदयी, परिआंतरांग और परितंत्रिकीय। परिहृदयी कोटर में एक हृदय उपस्थित है 13 वेश्मीय नलिका युक्त और स्पंदनशील, जिसमें रुधिर की गति रहती है पीछे से आगे की ओर और रुधिर का कोई रंग नहीं होता, रुधिर रंगहीन होता है। लिख लें आप लोग। चलिए बच्चों, लिख लिया होगा आपने। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। केचुए में परिसंचरण किस प्रकार होता है। केचुए में तिलचट्टे से उलट बच्चों बंद प्रकार का परिसंचरण पाया जाता है।
तो इसका परिसंचरण का प्रकार है बंद प्रकार का परिसंचरण। दो प्रकार की रुधिर वाहिनियां देखने के लिए मिलती हैं। उसमें से एक है पृष्ठ तथा दूसरी है अधर। पृष्ठ व अधर। अब जो पृष्ठ वाहिनी है उसमें रुधिर की दिशा पीछे से आगे की ओर रहती है। आप याद रखने के लिए पृष्ठ प और पीछे प, यानी पृष्ठ वाहिनी में रुधिर की दिशा पीछे से आगे की ओर। इसी प्रकार अधर वाहिनी में रुधिर अधर का अ और आगे का भी अ, तो इसकी दिशा है आगे से पीछे की ओर। लेकिन बच्चों ये दोनों वाहिनियां आगे की तरफ अग्र सिरे पर मिल जाती हैं। दोनों वाहिनियां अग्र सिरे पर 4 जोड़ी नलिका सदृश्य हृदयों से जुड़ी हुई होती हैं। दोनों वाहिनियां अग्र सिरे पर 4 जोड़ी नलिका जैसे हृदयों से जुड़ी होती हैं। अब बच्चों पृष्ठ वाहिनी तथा हृदय में एक दिशीय कपाट होते हैं जो रुधिर को केवल एक ही दिशा में जाने देते हैं। पृष्ठ वाहिनी तथा हृदय में एक दिशीय कपाट जो कि रुधिर को विपरीत दिशा में जाने से रोकते हैं। और इस अधर वाहिनी की बच्चों शाखाएं निकलकर पूरे शरीर को रुधिर पहुंचाने का काम करती हैं। अगला पॉइंट है हमारा अधर वाहिनी की विभिन्न शाखाएं पूरे शरीर में फैली रहती हैं। पोषक पदार्थ विसरण द्वारा कोशिकाओं में पहुंचते हैं। ये सारी बात हो जाती है बच्चों केचुए में परिसंचरण की। आप लिख लें, नोट कर लें, धीरे धीरे लिख लें, घबराएं नहीं, पूरा समय दिया जाएगा आपको लिखने के लिए।
पुनः बच्चों। बंद प्रकार का परिसंचरण केचुए में पाया जाता है। दो प्रकार की रुधिर वाहिनियां उपस्थित हैं, एक पृष्ठ और दूसरी अधर। पृष्ठ वाहिनी की बात करें तो उसमें रुधिर की दिशा पीछे से आगे की ओर रहती है, जबकि अधर वाहिनी में उल्टी रहती है इसके। अगर पृष्ठ में आपको याद है पीछे से आगे, तो अधर में लिखनी है आगे से पीछे। दोनों वाहिनियां आगे की तरफ यानी अग्र सिरे पर 4 जोड़ी हृदयों से जुड़ी रहती हैं। पृष्ठ वाहिनी और हृदय में कपाट पाए जाते हैं जो रुधिर को केवल एक ही दिशा में भेजते हैं, दूसरी दिशा में जाने से रोकते हैं। अधर वाहिनी की बहुत सारी शाखाएं निकल करके पूरे शरीर में अपना जाल फैलाए रहती हैं और पोषक पदार्थ ऊतकों के द्वारा विसरण से कोशिकाओं तक पहुंचाए जाते हैं। एक दो लाइन मिटा देते हैं बच्चों ऊपर की, ये तो लिख ही लिए होंगे आपने। आगे हमें लेना है बच्चों मानव में परिसंचरण। मानव में जो परिसंचरण पाया जाता है आपको बता दिया, वो भी बंद परिसंचरण ही है। इसमें परिसंचरण को 2 भागों में बांट सकते हैं हम। पहला रुधिर परिसंचरण तंत्र और दूसरा लसिका तंत्र। दोनों ही हमें पढ़ने हैं। यदि हम रुधिर परिसंचरण की बात करें बच्चों, तो इसके अंदर हमें 3 भागों को पढ़ना है। सबसे पहले हम रुधिर के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा हृदय और तीसरा है रुधिर वाहिनियां। हमने अभी तक बात की मानव में 2 प्रकार का परिसंचरण तंत्र हमें देखने के लिए मिलता है, रुधिर परिसंचरण और लसिका तंत्र। रुधिर परिसंचरण में हम अध्ययन करेंगे बच्चों रुधिर, हृदय और रुधिर वाहिनियां। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रुधिर की। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक की जब हमने बात की थी तब हमने आपको यह बताया था कि रुधिर एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। अब इस रुधिर में प्लाज्मा तथा रुधिर कणिकाएं उपस्थित होती हैं। रुधिर की संरचना कर रहे हैं बच्चों। तरल संयोजी ऊतक है, इसमें 2 प्रकार की विषय वस्तुएं हमें देखने के लिए मिलती हैं। एक तो इसका तरल भाग रुधिर का और दूसरा रुधिर कणिका। सबसे पहले यदि हम प्लाज्मा को लें, प्लाज्मा एक हल्के पीले रंग का द्रव और लगभग ये 55% भाग बनाता है रुधिर का। इसमें इसके संगठन की बात करें तो हम 92% जल
और 8%, 92% तो बच्चों इसमें जल होता है और 8% अन्य पदार्थ। साथ ही साथ इसमें प्रोटीन भी पाई जाती है, जैसे प्रतिरक्षी प्रोटीन के रूप में ग्लोब्यूलिन, और इसी प्रकार रक्त का थक्का बनाने वाली प्रोटीन फाइब्रिनोजन तथा प्रोथ्रोम्बिन मानव में बंद परिसंचरण पाया जाता है। ये परिसंचरण दो भागों में बांटा जा सकता है, रुधिर और लसिका। रुधिर में हमें अध्ययन करना है रुधिर, हृदय और रुधिर वाहिनियां। सबसे पहले बच्चों हम ले रहे हैं रुधिर। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है जो कि प्लाज्मा तथा रुधिर कणिकाओं से मिलकर के बनता है। प्लाज्मा की बात करें तो ये रुधिर का तरल भाग है जो कि हल्के पीले रंग का द्रव है। 55% हिस्सा ये रुधिर का बनाता है, जिसमें से 92 यानी 92% जल और 8% अन्य पदार्थ इसके अंदर उपस्थित होते हैं। प्रोटीन की बात की जाए तो ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन इसके अंदर उपस्थित होती हैं। प्लाज्मा के बाद बच्चों बात हम करने जा रहे हैं अब रुधिर का दूसरा भाग जो है रुधिर कणिका। ये रुधिर कणिकाएं भी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 प्रकार की उपस्थित होती हैं। कौन कौन सी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रुधिर बिंबाणु या प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स, ये सभी नाम बिंबाणु के हैं। सबसे पहले बच्चों यहां हम ले लेते हैं आरबीसी, जिसका पूरा नाम है लाल रुधिर कणिका। आरबीसी लाल रुधिर कणिका, ये कणिकाएं हल्के पीले रंग की ये कणिकाएं आरबीसी हल्के पीले रंग की होती हैं। अगर आकार की बात की जाए तो गोल या अंडाकार। इसमें केंद्रक नहीं होता, इसलिए ये केंद्रक विहीन होती हैं। लाल रुधिर कणिका
हल्के पीले रंग की कणिकाएं होती हैं, गोल या अंडाकार, केंद्रक विहीन होती हैं। संख्या की यदि बात की जाए बच्चों, संख्या में ये अधिक होती हैं। लगभग 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर उपस्थित होती हैं। वयस्क व्यक्तियों में अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है। औसत जीवन काल 120 दिन। हीमोग्लोबिन इनके अंदर पाया जाता है, इसीलिए इनकी उपस्थिति के कारण हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रंग कैसा है? लाल, इसीलिए इसे लाल रुधिर कणिका कहते हैं। इन कणिकाओं का विनाश प्लीहा, जब इनका जीवन पूरा हो जाता है बच्चों, तो इनका विनाश प्लीहा में होता है। ये हमारे शरीर का एक अंग है प्लीहा, और चूंकि यहाँ पर लाल रुधिर कणिकाओं का विनाश होता है, इसीलिए इसे प्लीहा को लाल रुधिर कणिकाओं का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। तो विनाश प्लीहा के अंदर इसका होता है। अब कार्य क्या है इस WRBC का? कार्य क्या है? लाल रुधिर कणिकाओं का काम क्या है? हीमोग्लोबिन की सहायता से ऑक्सीजन का परिवहन ये करती हैं। ऑक्सीजन पहुंचाने का काम पूरे शरीर को हीमोग्लोबिन की सहायता से ये कणिकाएं करती हैं। इन कणिकाओं की कमी हो जाने पर बच्चों एनीमिया नामक रोग से हम ग्रसित हो जाते हैं। तो फटाफट आप नोट कीजिए इनकी मुख्य बातें लाल रुधिर कणिका की। आगे हमें श्वेत रुधिर कणिका और बिंबाणु भी पढ़ने हैं। आप लोग बच्चों ये कवर कर लें अपना आरबीसी, जब तक हम आपके लिए कुछ पॉइंट्स डब्ल्यूबीसी के तैयार कर देते हैं। आइए बच्चों डब्ल्यूबीसी ले लेते हैं। आगे हमारी रक्त कणिका समय हुआ जा रहा है, थोड़ा सा फुर्ती से आप समझेंगे। श्वेत रुधिर कणिका इसका पूरा नाम है, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। रंगहीन होती हैं ये बच्चों क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, अनियमित आकार की होती हैं। केंद्रक इनमें पाया जाता है। संख्या आरबीसी की तुलना में बहुत कम होती है इनकी, 6000 से 8000 प्रति घन मिलीमीटर। जीवन काल भी कुछ ही दिनों का है इनका, 4 से 7 दिन लगभग।
और इनका काम होता है बच्चों रोगाणुओं से रक्षा करना, ताकि हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बना सके। तीसरी कणिका है बिंबाणु, जिन्हें थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। इनकी संख्या 1.5 से 3.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर, 8 से 10 दिन का इनका जीवन काल, और इनका कार्य क्या है बच्चों? रक्त का थक्का बनाना। क्षतिग्रस्त हिस्से में से जब रुधिर बहता है तो उस स्थान पर रक्त का थक्का बनाकर बहते रुधिर को रोकने में मदद करती है। बिंबाणु, थ्रोम्बोसाइट्स 1.5 से 3.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर संख्या, 8 से 10 दिन जीवन काल, और कार्य है रक्त का थक्का बनाना। चलिए बच्चों, आगे के टॉपिक के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।